राम राम, जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का एक और सूचना के साथ। सूचना आई है पीएचडी के एडमिशन को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एचआर हरियाणा की तरफ से। जी हाँ, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से 11 नवंबर को आया है नोटिफिकेशन। और जब वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं ये, तो हो सकता है तब तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक ओपन नहीं हुआ होगा, लेकिन 7 बजे 11 नवंबर तक एप्लीकेशन अप्लाई करने का लिंक ओपन हो जाएगा। तो आप यदि शाम को 7 बजे यानी कि 11 नवंबर शाम 7 बजे के बाद अप्लाई करने के लिंक ओपन करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ वीडियो सुबह अपलोड हो चुके हैं अदर यूट्यूब चैनल पे, किसी का 2 बजे किसी 11 बजे, लेकिन तब तक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं हुआ था। लेकिन 7 बजे शाम को यदि लिंक ओपन करेंगे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट है 29 नवंबर 2021। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आज से यानी 11 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है 29 नवंबर 2021। दो बातें मैंने आपको पहले इसलिए बता दी क्योंकि फिर मैं इन बातों को भूल जाऊंगा, क्योंकि कुछ मेजर बदलाव किए गए हैं इस बार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए गए हैं। सीट बहुत कम भी नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है। ठीक, और सीट को बहुत अच्छे से डिवाइड किया गया है कैटेगरी के अनुसार। तो सारी बातें आपको कवर करूंगा एक ही वीडियो में, इस बात का ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले हाथ जोड़ के विनती है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्वयं अप्लाई कीजिएगा या स्वयं भरिएगा। यदि आपको भरने नहीं आता है, किसी व्यक्ति से भरवाएंगे, किसी दोस्त से, अपने भाई बहन से या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से या किसी साइबर कैफे वाले से, तो आप वहां मौजूद रहिएगा फॉर्म को फिलअप करते समय। क्योंकि अप्लाई करने के बाद जब आपका एडमिट कार्ड, एंट्रेंस, इंटरव्यू, सिनॉप्सिस की जानकारियां मिलती हैं, आती हैं, तब आपको मालूम ही नहीं होता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी गलती कर दी जिनकी वजह से आपका रिजेक्शन हो गया। इसीलिए चाहे फॉर्म खुद भरें या किसी से भरवाएं, तो वहां ऑन द स्पॉट मौजूद रहिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक विशेष चीज, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट, प्रोस्पेक्टर, नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नियमावली, इंस्ट्रक्शन, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि फीस रिफंड नहीं होगी। जो अप्लाई आप करेंगे 1000 रुपये की फीस है सभी के लिए, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पीडब्ल्यूडी हो, ईडब्ल्यूएस हो, वुमेन हो या हरियाणा के हो जनरल, सभी की फीस 1000 रुपये है, इंक्लूडिंग ओबीसी, विदाउट क्रीमिलियर एंड नॉन क्रीमिलियर। ठीक है, मैं लिंक आपको दे दूंगा। अप्लाई करते वक्त अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी जरूर उस पर डालिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस सबमिट करने के बाद जो भी अपडेट होगा, एंट्रेंस, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, सिनॉप्सिस को लेकर, ये दोनों अपडेट आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर यूनिवर्सिटी भेजेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए अपना ही फ़ोन नंबर दीजिएगा। अपने गार्जियन का देने से पहले सोचिएगा कि आपको क्या मैसेज रिसीव हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सीट मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए 160 से ज़्यादा सीट है, 160 यानी कि 160 से ज़्यादा सीटें हैं। उससे पहले कुछ नियमावली मोटा मोटा आप समझ लीजिए, जो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कितना समझा पाऊंगा मुझे 1% भी नहीं मालूम है। यूनिवर्सिटी का एक विशेष नियम आया है, जैसे कि मान लीजिए आपको हिंदी में अप्लाई करना है, या आपको इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना है, या आपको हिस्ट्री में अप्लाई करना है, पॉलिटिकल में अप्लाई करना है। यदि आपका जिस सब्जेक्ट में, विषय में एमए किया है आपने, या एमएससी किया है, या एमकॉम किया है, उसी सब्जेक्ट से आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। इसको और ऐसे समझिए, आपने मान लीजिए हिंदी साहित्य से या इतिहास से एमए किया है और आपका नेट इतिहास की बजाय फिलॉसफी में क्लियर हो गया है, या आपका यूजीसी का नेट इतिहास की जगह आर्कियोलॉजी में हो गया है, तो आपका वो वाला नेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर कट कह दिया गया है रेलेवेंट सब्जेक्ट। यदि आपने हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए, और आपका यदि हिंदी में ना होकर वुमेन स्टडी में नेट क्वालिफाई हुआ है, या फिर दलित एंड ट्राइबल स्टडीज में नेट क्वालिफाई हुआ है, तो आप हिंदी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिस सब्जेक्ट से आपका एमए है और जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों सेम होने चाहिए। यानी कि
इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में यदि अप्लाई करते हैं तो आपका नेट या जेआरएफ वहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ कि मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए और आपका मास्टर्स भी है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन आपका यूजीसी नेट नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। हो सकता है आपका नेट आईआर में हो, आपका नेट ह्यूमन राइट्स में हो, तो नेट हुआ है ये ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कंसीडर नहीं करेगी उस नेट को, चाहे नेट हो चाहे जेआरएफ हो। और ये नियम यूजीसी के ऊपर और सीएसआईआर या गेट या स्लेट सभी में लागू होंगे। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। 2 मिनट विशेष रूप से मैंने जरूर लिए इस नियम पे, लेकिन इसकी छोटी सी गलती आपको रिजेक्ट कर देगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को, फीस सबमिट हो जाएगी और रिफंड नहीं होगी। इसीलिए ये सब्जेक्ट में आपका नेट है तभी आपको फायदा मिलेगा। मैंने क्यों ये बताया इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिक्कत नहीं आएगी यदि इस नियम को समझ जाएंगे। दूसरी चीज, यदि आप अपना एमफिल पास कर चुके हैं, पहली चीज, या आपने अपना एमफिल का कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है, दूसरी चीज, यदि आपका एमफिल सबमिट हो चुका है लेकिन वॉइस वाइवा जिसे इंटरव्यू बोलते हैं वो नहीं हुआ है, तीसरी चीज, आपका कोर्स वर्क हो चुका है, एमफिल सबमिट हो चुका है, वाइवा हो चुका है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया फाइनल। ये 4 कंडीशन मैंने आपको बताई है। फिर से रिपीट, यदि आपका एमफिल का कोर्स वर्क हुआ है, आपका यदि एमफिल सबमिट हुआ है, आपका यदि सबमिट होने के बाद इंटरव्यू हो चुका है और आपका यदि इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट नहीं है, इन चारों ही कंडीशन में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और आप एग्जामिनेटेड हो जाएंगे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। चाहे आपका साइंस रहा हो, कॉमर्स रहा हो या फिर आर्ट्स रहा हो। यानी कि एमफिल वाले बच्चों को, जो 1 साल से मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे होंगे कि जो बच्चे एमफिल करते हैं वो तो अपना समय बर्बाद करते हैं। 2 साल बर्बाद कर दिए, क्या बेनिफिट हुआ? यहां मिला आपको बेनिफिट, और यही बेनिफिट आपको जेएनयू में मिलता है, यही बेनिफिट आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में मिलता है। इसलिए एमफिल की वैल्यू है। इसीलिए आज भी भारत के 10 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं जो एमफिल कराते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी निकाले गए हैं इंक्लूडिंग दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, ये थी एमफिल के बच्चों की बात। तो यानी कि एमफिल के बच्चों को एग्जामिनेटेड रखा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आप गेट क्वालिफाई कर चुके हैं, स्लेट क्वालिफाई कर चुके हैं, मैं सेट की बात नहीं कर रहा हूं, स्लेट की बात कर रहा हूं, SLET प्लस GAT गेट, उसके अलावा यूजीसी का नेट या सीएसआईआर का नेट, यूजीसी का जेआरएफ या फिर सीएसआर का जेआरएफ, यदि आपने इन परीक्षाओं को भी पास किया है तो आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी में आ जाएंगे। शायद नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में क्राइटेरिया है। जब फॉर्म भरेंगे ना आप, तो पूछेगा आपसे एंट्रेंस देना है कि नहीं देना है, क्योंकि एंट्रेंस के 50 नंबर रखे गए हैं, ठीक है, और इंटरव्यू के रखे गए हैं 50 नंबर। लेकिन 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 एंट्रेंस कौन सी डेट पर होगा इसकी कोई घोषणा नहीं की, इसमें बताया नहीं एंट्रेंस कब होगा। क्योंकि एक तरफ नोटिफिकेशन कहता है कि एमफिल नेट जेआरएफ गेट सेट वालों को एग्जामिनेटेड है, दूसरी तरफ ये भी कहता है कि एंट्रेंस में 50% नंबर लाना मैंडेटरी है। तो इसका मतलब ये हो सकता है बिल्कुल कि आपको एंट्रेंस भी देना होगा। ठीक है, तो इसलिए नोटिफिकेशन को मैं जितना समझ पाया हूं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप भी जरूर उसको पढ़िएगा, समझिएगा, और यदि कमेंट करके मुझे कुछ सलाह देना चाहते हो तो उसका आपका स्वागत है, उसको भी दीजिएगा। क्योंकि जब मैं इस यूनिवर्सिटी का सेकंड पार्ट बनाऊंगा जो कि एंट्रेंस और सिनॉप्सिस का होगा, तब मुझे हेल्प मिलेगी उन चीजों को और डिस्क्राइब करने में। इसीलिए आपके पास भी कोई सुझाव है, कोई सलाह है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में उसको दीजिएगा। ठीक है, एक और चीज, जिन कैंडिडेट ने जो अप्लाई करेंगे उन्होंने यदि अपना MA 2009 से पहले किया है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना MA 2009 से पहले किया है, उन बच्चों को भी एग्जामिनेटेड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जिन, यानी कि मान लीजिए आप अप्लाई करेंगे, मैं अप्लाई करेंगे, यदि मेरा MA, मेरा मास्टर्स 2009 या उससे पहले हुआ है तो मुझे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये नियम के अंदर लिखा गया है, कहा गया है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस है
29 नवंबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, देने हैं, उसका पीडीएफ फाइल का लिंक है, आपको दे दूंगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपका तो हो सकता है आपसे अंडरटेकिंग भी मांगी जाएगी। 30 नंबर 70% का लगभग जो मैंने आपको 50 बताया था उसको 70 कर लीजिए, ठीक है। 70 नंबर की प्रवेश परीक्षा और 30 नंबर का आपका प्रेजेंटेशन यानी कि इंटरव्यू होगा, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। हाँ, परसेंटेज बताना भूल गया, यदि आप 50% अंक लेकर आए हैं मास्टर्स में, यदि आप 50% अंक लेकर आए हैं मास्टर्स में, और यदि आप SC ST OBC और PWD कैटेगरी में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप EWS और जनरल कैटेगरी में आते हैं और मास्टर्स में आपका यदि 55% नंबर है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका मास्टर्स का फाइनल या फिर 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है और किसी पेपर में आपका बैक नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा कि ग्रेजुएशन में आपका 50% नंबर है या नहीं। 50% नंबर यदि नहीं है ग्रेजुएशन में तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और जो बच्चे कैटेगरी के हैं उनके लिए रखा गया है 45%। इस बात का भी ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। सीट पे आ जाते हैं हम लोग, 12 मिनट लगभग हो चुके हैं, 11:30 मिनट। जैसा कि आपको बताया 160 से ज्यादा सीटें हैं। अब मैं आपको किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं बता देता हूं। 25 विषय हैं जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म आया है। एक और बात, रिजर्वेशन को सुन लीजिए। 15% SC कैटेगरी को मिलेगा रिजर्वेशन, 7.5% ST को मिलेगा, 5% PWD को मिलेगा, 10% EWS को मिलेगा। PWD 5%, EWS 10%, SC 15%, ST 7.5%, OBC 27% और जर्नल 40.5%। SC का 7.5 है, ठीक है। तो ये मत कहिएगा आप लोग कि सारी सीट कोटे वालों को दे दी, जनरल में कुछ नहीं है। भाई जनरल को भी 40 दिया गया है, क्योंकि भारत की आबादी का 80% हिस्सा जनजातीय, दलित, आदिवासी, OBC वर्ग का है। 80% वर्ग को सीटें कितनी हैं आप देख लीजिए, ठीक है। उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा, संवैधानिक लीगल राइट की बहस है। 25 सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं उसको सुन लीजिए। और उम्मीद करता हूं आपने वीडियो के 12 मिनट जरूर समझे होंगे, सुने होंगे। अप्लाई करने से पहले उस 12 मिनट को दोबारा से सुन लीजिएगा, काम आ जाएगा। आपका समय और साल दोनों बच जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री 8 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी 7, केमिस्ट्री 7, सिविल इंजीनियरिंग 6, कंप्यूटर साइंस 9, इकोनॉमिक्स 5, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 16, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस 7। इंग्लिश प्लस फॉरेन लैंग्वेजेस, यदि आपने अपना मास्टर्स चाइनीज में, फ्रेंच में, जर्मन, जिस भी विदेशी भाषा में किया है तो वो बच्चे भी इसी में अप्लाई करेंगे, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में, जिसमें 7 सीटें हैं। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल 4 सीटें हैं, हिंदी 7, लॉ में 10, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 4 सीटें हैं, मैनेजमेंट स्टडीज में 5। जो बच्चे कॉमर्स के हैं, MBA के हैं, वो बच्चे भी मैनेजमेंट में ही अप्लाई कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसमें कि 5 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 8, माइक्रोबायोलॉजी 4, न्यूट्रिशन बायोलॉजी 3, फार्माकुलर साइंस, फार्माकुलर साइंस में भैया बोलने में दिक्कत होती है, सब्जेक्ट को माफ कर दीजिएगा, 3 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स 12 सीटें हैं। इस विषय के बच्चे ध्यान दीजिएगा, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। जिन बच्चों का एजुकेशन है, इसे एमएड भी बोलते हैं, एम एजुकेशन, वो बच्चे अप्लाई मत कीजिएगा इस सब्जेक्ट में, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वाले में, ठीक है। इसके अंदर अप्लाई करेंगे स्पोर्ट्स के बच्चे या फिर बीपीएड के बच्चे, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन से एमए किया है अपना, बीपीएड बोस के बोलते हैं, ठीक है। एजुकेशन के बच्चे अप्लाई ना करें इसमें, अडल्ट एजुकेशन के बच्चे अप्लाई ना करें इसमें, ओनली फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी के कोर्स वाले, ठीक है। अगला है फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, 5 सीटें हैं। फिजिकल वाले एजुकेशन वाले में 12 सीटें हैं, ठीक है। फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में 5 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस 9 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में IR वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों का जो नेट है पॉलिटिकल साइंस से ही होना चाहिए, IR से नेट है तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। साइकोलॉजी 12 सीटें हैं। सोशियोलॉजी 3, यानी कि समाजशास्त्र। स्टैटिक्स, सांख्यिकी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, 3 सीटें हैं। योगा में 7 और अंत में शिक्षा शास्त्र जिसे बोलते हैं एजुकेशन 7 सीटें हैं, ठीक है। तो ये है टोटल सीटें, जिसमें से मैं आपको बता देता हूं सीटें कैटेगरी वाइज भी आपको बता देता हूं। SC कैटेगरी में 25 सीटें हैं,
कितनी? 25। एसटी में 12 सीटें हैं, ओबीसी में 45 सीटें हैं, जर्नल में 67 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस इसके अंदर 17 सीटें हैं। आप कहेंगे पीडब्ल्यूडी की सीटें कहाँ हैं? इसके लिए 5% का रिजर्वेशन है और उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ये सीटें अलग से इंक्लूड कर दी जाएगी। मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में 8 सीटें हैं, अगर कोई कैंडिडेट इसमें आता है तो 1 सीट बढ़ के तो वहाँ 9 सीट हो जाएंगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको सीटें बताई, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के विषय में बताया। रजिस्ट्रेशन के संबंध में फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सही से अप्लाई करके डालिएगा। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी अपना ही दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस की कोई डेट नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस तो आपको देना है नहीं देना है वो बाद की बात है, और सिनॉप्सिस कैसे मांगा जाएगा बाद की बात है। फीस बता दी आपको, डेट बता दी आपको। एप्लीकेशन का जो लिंक है अप्लाई करने का 7 बजे शाम 11 नवंबर तक जनरेट हो जाएगा, तभी फॉर्म भरेंगे। तो लिंक ओपन है तो कमेंट करेंगे आप लोग, सर वीडियो में आपने लिंक दिया लेकिन काम नहीं कर रहा है। लिंक काम ही करेगा शाम को 7 बजे के बाद, इस बात कर रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि पीछे मेरे देख रहे हैं दिन हो रहा है। वीडियो में लगभग 2 से 3 बजे शूट कर रहा हूं दोपहर में, और आपको देखेंगे 7 को, इसलिए वीडियो भी आप शाम को 7:30 के आसपास देखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अपने सवालों को, सुझावों को भेज दीजिएगा। मेरे से कोई आपत्ति हो उसको दर्ज कर दीजिएगा, मेरी बात कोई समझ में ना आई हो मुझे बता दीजिएगा। कोई गुस्सा हो तो गुस्से में कोई कमेंट लिख दीजिएगा, ना ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, ना ही लाइक कीजिएगा। अपने सवालों को भेज दीजिएगा कि जो अच्छे लोग हैं वो सवाल करते हैं, और जो अंधे बहरे गूंगे लोग हैं वो अंधभक्तों की तरह पालन करते हैं, जो मेरी बात को केवल सुनकर बिलीव कर लेते हैं। दोबारा मत आइएगा चैनल पर यदि आप सवाल करना नहीं सीखते हैं, नहीं जानते हैं। मुझे ऐसे दर्शक, ऐसे व्यूअर्स नहीं चाहिए जो सवाल करते हैं, वो अपना भी विकास करते हैं, देश का भी। विकास दुबे की बात नहीं हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। जय हिंद।